ए साहित्य अकादमी में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल और आनंद पूर्वक होंगे और डेली एक प्रैक्टिस से ज़रूर सॉल्व करते होंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि 2024 में चुनाव है और उम्मीद है, वैसे तो जो है 100% उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है उम्मीद है कि 24 के पेपर पहले अर्थात दिसंबर तक हो सकता है पेपर हो जाए, क्योंकि पेपर के डेट आने के बाद जैसे 2021 की वैकेंसी की स्थिति थी, जो है पेपर का डेट आया और 1 महीने बाद तुरंत पेपर हो गया। तो पेपर का डेट किसी भी समय आ सकता, हो सकता है नवंबर में ही आ जाए, जो है तो दिसंबर में पेपर हो जाएगा। और 1 महीने में तैयारी, अगर हम पहले से नहीं कुछ अध्ययन कर रहे हों तो 1 महीने में तैयारी उतनी अच्छी ढंग से नहीं हो सकती है। इसलिए रेगुलर जो है पढ़ाई के साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें। और मैं तो यह कहूँगा कि देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी की किताब को जरूर आप लोग अध्ययन करिए और हो सकता है उस किताब को हम जो है जो इम्पॉर्टेंट बिंदु है उसको जो है कुछ दिनों में, 1 हफ्ते में शुरू करेंगे। जो है आइए शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 61। प्रश्नोत्तर नंबर 61 में देखिए, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? कि पंच परमेश्वर का है, टूटना है का है, कि पुरस्कार का है, कि उसने कहा था है। अब देखिए, पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की। टूटना राजेंद्र यादव की। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की। उसने कहा था किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब इसमें से हमको यह देखना है कि लहना सिंह किस कहानी का प्रमुख पात्र है। तो लहना सिंह उसने कहा था अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का प्रमुख पात्र है। और यह कहानी कब लिखी गई थी? सन 1915 ईस्वी में लिखी गई थी और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। गुलेरी जी की 3 प्रमुख कहानियां हैं। सर्वप्रथम पहली कहानी उनकी है सुखमय जीवन, जो 1911 में इन्होंने लिखा था और यह भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। दूसरी कहानी है बुद्धू का कांटा, जो 1914 में उन्होंने लिखा था। और तीसरी कहानी का नाम है उसने कहा था, जो 1915 में इन्होंने लिखा था और यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इसमें प्रेम और संवेदना, इसे प्रेम और संवेदना की कहानी भी कहा जाता है। इसे किसकी कहानी कहा जाता है? प्रेम और संवेदना की कहानी भी कहा जाता है, उसने कहा था। और इसके विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि इसकी घटना ऐसी है जैसा कि बराबर हुआ करता है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ, जैसे आजकल निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। यह है उसने कहा था। और यह कहानी इस ढंग से भी, इस कहानी से क्वेश्चन आ सकते हैं कि फ्लैशबैक या पूर्व दीप्त पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सा हो जाएगा? उसने कहा था कहानी जो है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 61 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 62, गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? प्रश्नोत्तर नंबर कितना है? 62। गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? तो गोबर गणेश संहिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंध संकलन का नाम है। और गोबर गणेश रचना किसकी है? रमेश चंद्र शाह की। और गोबर गणेश संहिता किसकी है? गोबर गणेश। अगर सिर्फ इतना पूछ दे कि गोबर गणेश किसकी रचना है, तो यह है रमेश चंद्र शाह की। रमेश चंद्र शाह की यह एक व्यंग्य रचना है, रमेश चंद्र शाह की। और यदि यह पूछ दे कि गोबर गणेश संहिता निबंध संकलन किसका है, तो यह किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 62 का सही आप उत्तर क्या हो गया? ए। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 63। देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 63, रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है?
कि रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संकलन का नाम है, कि श्याम सुंदर दास के, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी या संपूर्णानंद। तो रसज्ञ रंजन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संकलन का नाम है। किसके है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध कौन था? संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, उपन्यास रहस्य, इनका एक और निबंध संकलन है जिसका नाम है उपन्यास रहस्य। और मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकमाग का प्रभात वर्णन, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनिसिपालिटी के कारनामे। ये आज महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संकलन है। बाल मुकुंद गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण भाषा और व्याकरण से अनस्थिरता शब्द को, किस शब्द को? अनस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की थी। किस नाम से? आत्माराम नाम से की। तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने इसके जवाब में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त जी के इस कथन के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सर्गो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध में कल्लू अलहित नाम से लिखा। इस प्रकार यहाँ पर रसज्ञ रंजन प्रश्नोत्तर नंबर 63 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 64 जो है, 64 देखिए, जीप पर सवार इल्लियां किसकी व्यंग रचना है? जीप पर सवार इल्लियां हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है, कि शरद जोशी है, कि केपी सक्सेना या रविन्द्रनाथ त्यागी से। तो इसमें जो है जीप पर सवार इल्लियां जो सन 1971 ईस्वी में लिखी गई थी। किस सन में? 1971 ईस्वी में लिखी गई। और यह शरद जोशी जी की व्यंग रचना है। किसकी व्यंग रचना है? शरद जोशी जी की व्यंग रचना है। इनका प्रमुख पहला व्यंग रचना है यथासंभव। दूसरा जीप पर सवार इल्लियां जो 1971 ईस्वी में इन्होंने लिखा। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने राह किनारे बैठ, तिलिस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र शरबत। इस शरद जोशी के व्यंग परक रचनाएं हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 64 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 65। देखिए नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक इनमें से आप बताएंगे नामोर सिंह हैं, कि लक्ष्मीकांत वर्मा है, या रामविलास शर्मा है, अथवा शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं। तो देखिए नई कविता के प्रतिमान के लेखक, यह क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया जाता है, ये सभी जो है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो किसी पेपर में ना आया हो। और लगभग वो यह होता यही है कि 70% क्वेश्चन जो है, 70 नहीं 75% क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं। तो यहाँ पे जितने हैं सब जो है किसी न किसी पेपर में आए हैं। तो नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। और एक रचना और है कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। यह जो है 1968 ईस्वी में लिखा गया था। 1968 ईस्वी की आलोचनात्मक ग्रंथ है। और इसके लेखक नामोर सिंह जी हैं। कौन है? नामोर सिंह। इसके नामोर सिंह जी हैं। नई के कविता के प्रतिमान के लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा और कविता के नए प्रतिमान के लेखक नामोर सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 66 में देखिए निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। संपूर्णानंद, दूसरी देखिए जो है ये लेखक का नाम एक तरफ है, दूसरे तरफ जो है रचना का नाम। दूसरी परंपरा की खोज, संपूर्णा। पहला देखेंगे हम संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? चिदविलास निबंध संकलन है। चिदविलास। रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद, रामविलास शर्मा जी की रचना है। उसके बाद है तीसरा
नामवर सिंह की जो रचना का नाम है दूसरी परंपरा की खोज, जिसको इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर लिखा है। उसके बाद चौथा है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना का नाम संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय। अब ये हो गया। अब देखिए संपूर्णानंद पहला का चिदबिल पहला का 4, पहले का 4 हो गया जो है संपूर्णानंद। दूसरे का रामविलास शर्मा अर्थात 3 हो गया। तीसरे का नामवर सिंह की रचना का नाम दूसरी परंपरा की खोज। रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है संस्कृत के 4 अध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 66 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 67 में देखिए अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे अंजाज छिजिज को मिलता एक सहारा, नामक गीत प्रसाद के किस नाटक से है? अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अंदाज क्षितिज को मिलता एक सहारा। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक चंद्रगुप्त जो सन 1931 ईस्वी में लिखा गया था। इनके नाटकों का क्लू जो है शॉर्ट वीडियो में भी बताया गया है। शक प्ररभि अज कस्य ए चंद्रो सज्जन, और पिछले वीडियो में भी बताया गया है, 1-2 वीडियो पहले जो है आप वहां से देख लीजिएगा। शक प्ररभि अज कस्य ए चंद्रो, तो इनका चंद्रगुप्त नाटक जो सन 1931 ईस्वी में लिखा गया था, इसी गीत का जो है इसी नाटक का यह गीत है चंद्रगुप्त नाटक का। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 67 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 68, रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? तो रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर यह जो है एक ऐतिहासिक नाटक रक्षाबंधन, ऐतिहासिक नाटक रक्षाबंधन में अपना भाई बनाती है। और इस नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। इस नाटक के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 68 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 69, देखिए छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है? तो अब इसमें आप देखेंगे कि सही ऑप्शन क्या है कि छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटक का प्रमुख विषय बनाया है? तो सेठ गोविंद दास जी ने अपने नाटक का जो है इन सब तमाम चीज़ों को, छुआछूत का, भ्रष्टाचार, पाखंड का, अपने नाटक का प्रमुख विषय बनाया है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 69 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 70, देखिए नाटक जारी है रचना किस विधा की है? इसमें पूछ रहा है प्रश्नोत्तर नंबर 70 में कि नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो नाटक जारी है यह जो है काव्य विधा की रचना है। किस विधा की? काव्य विधा की है, अर्थात यह कविता है। इसका तात्पर्य हो गया प्रश्नोत्तर नंबर 70 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। और यह किसकी रचना है? नाटक जारी है, नाटक जारी है यह लीलाधर जगूड़ी की कविता है। किसकी? लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी की रचना है। लीलाधर जगूड़ी की एक रचना है अनुभव के आकाश में चाँद, जिस पर इनको 1997 ईस्वी में, ये भी काव्य है, 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस सन में? 1997 में लीलाधर जगूड़ी को जो है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 71, देखिए दीपदान एवं बादल की मृत नामक संकलन किस एकांकी कार के एकांकी हैं? दीपदान और बादल की मृत राम कुमार वर्मा की है एकांकी, उदय शंकर भट्ट की है, या जगदीश चंद्र माथुर की, अथवा विष्णु प्रभाकर जी की है। सर्वप्रथम यह हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद कृत एक घूट जो 1930 ईस्वी में लिखा गया था, इसे आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है या प्रथम एकांकी माना जाता है। इसको जयशंकर प्रसाद की एक घूट जो 1930 में लिखी गई थी। और राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु
1930। बादल की मृत्यु 1930 को जो है प्रथम एकांकी माना है। इसका तात्पर्य हो गया कि बादल की मृत्यु जो है किसकी है, रामकुमार वर्मा की है। तो दीपदान एकांकी भी किसकी है, रामकुमार वर्मा की। रामकुमार वर्मा की कुछ प्रमुख एकांकियां हैं, जैसे पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चार मित्रा, सप्तकिरण, दीपदान, कामकंदला, रिमझिम और बापू। ये क्या है, रामकुमार वर्मा की प्रमुख एकांकियां हैं। इसका तात्पर्य हो गया प्रश्नोत्तर नंबर 71 का सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 72, मोहन राकेश के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। अब हम देखेंगे निम्न में से कौन सा नाटक सबसे पहले लिखा गया। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक जो 1958 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया, तो 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। उसके बाद लहरों के राजहंस को 1963 ईस्वी में लिखा गया, तो 1963 ईस्वी। आधे अधूरे 1969 ईस्वी में लिखा गया था, 1969 ईस्वी में। अर्थात यही आरोही क्रम है। इसका तात्पर्य हुआ कि प्रश्नोत्तर नंबर 72 का सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 73, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है। तो रसीदी टिकट अमृता प्रीतम जी की आत्मकथा है। इसका तात्पर्य हुआ प्रश्नोत्तर नंबर 73 का सही ऑप्शन क्या हो गया, सी। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 74, चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन है। चीड़ों पर चांदनी यह एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है, यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है। और यह निर्मल वर्मा जी की रचना है। किसकी है, निर्मल वर्मा जी की। अर्थात चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 75 में देखिए, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं। तो महादेवी वर्मा जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण अपने रचना पथ के साथी नामक पुस्तक में लिखे हैं। किसमें, पथ के साथी। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 75 का सही ऑप्शन क्या हो गया, सी। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 76, तूफानों के बीच, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है। देखिए, तूफानों के बीच रिपोर्टाज है कि आत्मकथा है या संस्मरण है अथवा यात्रा वृत्तांत है। तो रिपोर्टाज अगर हम देखते हैं तो तूफानों के बीच यह एक रिपोर्टाज है। क्या है, रिपोर्टाज है। और रिपोर्टाज शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज के जनक इलिया एरेन वर्ग को स्वीकार किया जाता है। यह रिपोर्टाज के जनक जो है इलिया एरेन वर्ग जी हैं। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान जी को माना जाता है। और सर्वप्रथम शिवदान सिंह चौहान ने रूपा पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित अपनी रचना लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना। और यहाँ पर पूछ रहा है तूफानों के बीच किसका रिपोर्टाज है। तो तूफानों के बीच यह 1941 ईस्वी में लिखा गया था। किस सन में, 1941 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में लिखा गया था। और यह रांगे राघव का रिपोर्टाज है। और रिपोर्टाज किस सन में शुरू हुआ था लिखना, 1938 में लक्ष्मीपुरा से माना जाता है। और लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है, शिवदान सिंह चौहान जी हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 76 का सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। अब अगला देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 77, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित के नाम से किसने अनुवाद किया। सर्वप्रथम यह जानिए बुद्ध चरित किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में। किस भाषा में है, ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा। बुद्ध चरित ब्रज भाषा में लिखा गया है। और यह एक काव्य रचना है। कैसी है, काव्य रचना है। यह काव्य रचना है। इसके लेखक कौन है, तो लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से जो है किसने अनुवाद किया था। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी ने, कि रामचंद्र शुक्ल ने, या प्रसाद जी ने, अथवा बाबू श्याम सुंदर दास ने।
तो रिपोर्टाज का जो है लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से अनुवाद जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने ब्रज भाषा में किया था। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 77 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 78, इनमें से हम हस्मत नामक पुस्तक किसने लिखा? तो हम हस्मत पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 78 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 79, नायक खलनायक और विदूषक इनमें से किसकी रचना है? नायक खलनायक और विदूषक निम्न में से किसकी रचना है? तो यह सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है। किसकी है? सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 79 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। नायक खलनायक और विदूषक यह नाटक है और सुरेंद्र वर्मा जी का है। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 80, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 80 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 81 जो है तार सप्तक, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक जो का संपादन कब शुरू हुआ था? 1943 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसके संपादक कौन थे? अज्ञे जी थे। और प्रथम तार सप्तक का संपादन 1943 ईस्वी में शुरू हुआ था। द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 में। तृतीय तार सप्तक का 1959 में और चतुर्थ तार सप्तक का कब हुआ था? 1979 में। 1959 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 81 का जो है सही ऑप्शन क्या हो गया? उत्तर ए। तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं जो 1943 में इन्होंने संपादन किया था। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 82 में उत्तर कबीर पर केदारनाथ सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था? इसमें पूछ रहा है 82 में कि उत्तर कबीर पर केदारनाथ सिंह जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कि व्यास सम्मान या साहित्य अकादमी अथवा सरस्वती सम्मान? तो उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं यह एक काव्य रचना है। क्या है? काव्य रचना है। और इस पर केदारनाथ सिंह जी को 1997 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला था। कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान मिला था। और सर्वप्रथम व्यास सम्मान किसे मिला था हिंदी साहित्य में? रामविलास शर्मा जी को। उनकी रचना का नाम था कि भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पर। अर्थात उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं पर केदारनाथ सिंह जी को 1997 में व्यास सम्मान मिला था। केदारनाथ सिंह जी की एक और रचना है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और वह काव्य रचना का नाम है अकाल में सारस। अकाल में सारस, अकाल में सारस, अकाल में सारस। और इस पर इन्हें किस सन में मिला था? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 82 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 83, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहन न जाना। और उपमा अलंकार में आप लोगों को बताया गया था जहाँ पे समानता की जाती है, जहाँ उपमेय उपमान की समानता की जाए और वाचक शब्द में सा यू सो समान आदि वाचक शब्द आते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जब उपमेय में उपमान का अभिहित रूप से आरोप किया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे अगर यह कह दिया जाए, यहाँ पर यह कहा गया संत हृदय नवनीत समाना, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। अगर यह हो जाए संत हृदय नवनीत, संत हृदय नवनीत अगर यह कह दिया जाए तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तब रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रमुख पहचान है जहाँ पर मन मानो मानो, जन जानो जानो आज वाचक शब्द आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और विभावना अलंकार में जहाँ पर आप लोगों को क्लू बताएं, ना में हाँ, जहाँ
कारण के न रहने पर भी कार्य हो, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 83 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 84। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणारण्य रोए में कौन सा रस होगा? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब इसमें आप लोग बताएं, श्रृंगार रस होगा कि वीर रस होगा? इसमें जो है श्रृंगार रस होगा कि वीर रस होगा? श्रृंगार होगा कि वीर होगा, करुण होगा या अद्भुत रस होगा? इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्रश्नोत्तर नंबर 84 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। श्रृंगार रस का रति, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह और अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 84 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 85। देखिए, निम्न सूचियों को सुमिलित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? वीर रस का, शांत रस का, करुण रस का। अभी आप लोगों को 2 वीडियो पहले ये पूरा बता दिया गया रस की उत्पत्ति कैसे हुई थी और सर्वप्रथम रस की व्याख्या किस ग्रंथ में की गई है और किस रस के कौन से अस्थाई भाव होते हैं, यह जो है पूरा विश्लेषित करके अच्छे ढंग से बताया गया। वहां आप वीडियो से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा। तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा? क्रोध। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। शांत रस का निर्वेद और करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? शोक। अब यहाँ पर हम मिलान करेंगे जो है निम्न में कौन सा होगा। देखिए रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या बताया? क्रोध। अर्थात पहले का 3, वीर रस का उत्साह 4, शांत रस का निर्वेद 1, करुण रस का शोक। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 85 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 86। मखमल की झूला पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार होगा? अभी उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा इन सबों का जो है आप लोगों को बताया गया परिभाषा जो है। और उपमा का सेम उल्टा जो उपमा अलंकार का सेम उल्टा क्या होता है? प्रतीप अलंकार। अब देखिए सा यू सो समान आ गया। अगर सा यू सो समान आ गया तो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। इसमें कुछ नहीं करना है। प्रश्नोत्तर नंबर इस प्रकार 86 का सही उत्तर क्या हो गया? ए, उपमा अलंकार। उसके बाद 87 में देखिए राम किस प्रकार के नायक हैं? तो राम जो है धीरोदात्त नायक हैं। कौन सा नायक है? धीरोदात्त नायक है। और धीरोदात्त नायक की प्रमुख विशेषता क्या होती है? यह विशाल हृदय वाला, गंभीर, क्षमाशील, स्वयं की प्रशंसा कभी न करने वाला, इन गुणों से विभूषित जो होता है इसी को धीरोदात्त नायक कहते हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 87 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। और धीर ललित में अगर कहा जाए तो श्री कृष्ण जो है धीर ललित प्रकार के नायक हैं। और धीरोदत्त में कौन सा आ जाएगा? दुर्योधन। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 87 का सही ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 88। देखिए 88 में जो है चांदनी रात में श्वेत वस्त्र धारण कर प्रिय मिलन हेतु जाने वाली नायिका क्या कहलाती है? चांदनी रात में अर्थात शुक्ल रात में अर्थात उजली रात में अर्थात शुक्लाभिसारिका। क्या हो जाएगा? शुक्लाभिसारिका। चांदनी रात अर्थात उजली रात, उजली अर्थात उज्जवल, उज्जवल अर्थात सफेद, शुक्ल माने सफेद, तो क्या हो जाएगा? शुक्लाभिसारिका। प्रश्नोत्तर नंबर 88 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 89 देखिए। इसमें यह पूछ रहा है 89, इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन अर्थात कौन सा
जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, उसी को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं होगा? अच्छा कैसे बना? क धन ख और स्रा स धन रा और त्रा ता धन रा से मिलकर बना है, ता धन रा से। अर्थात जो है यहाँ पे ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। कौन बचा? री जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 89 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 90, भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अर्थात भाग 17 में हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 21, सम्राट अशोक अपने शिलालेखों में किस प्राकृत का प्रयोग किया है? सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में मागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। किस प्राकृत का? मागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 91 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अगला देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 92, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। किस सन में? 1800 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 92 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अब अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 93, पौमचर्यू की रचना किस भाषा में है? प्रश्नोत्तर नंबर 93, तो पौमचर्यू की भाषा किस रचना में है? तो यह किस भाषा में है? तो यह अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। और पौमचर्यू किसकी रचना है? स्वयंभू की। किसकी रचना है? पौमचर्यू स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू की रचना है। पौमचर्यू स्वयंभू की रचना है और यह अवहट्ट भाषा में लिखी गई थी। पौमचर्यू को पूर्ण किसने किया था? तो इनके स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूर्ण किया था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 93 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देख प्रश्नोत्तर नंबर 94, इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो संपा ही कस डो ने देवनागरी। यहाँ पर ये जितनी रचनाएं हैं, भाषाएं हैं, इन सभी के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। देखिए संपा है संस्कृत, पाल, हिंदी, मराठी, कोंकणी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली। इन भाषाओं के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का किया जाता है। तो इनमें कौन सी भाषा बची? तमिल भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 94 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 95 से लेके 125 क्वेश्चन तक जो है अगले वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।